हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेले गए थर्ड ओडीआई के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या रीजन थे जिसकी वजह से इंडिया ये मैच 41 रनों से गंवाया। और कोहली के इतने शानदार सेंचुरी के बाद भी 2-1 से सीरीज इंडिया गंवा दिया। अगर हम बात करें तो ये मैच जो हुआ था इंदौर के पिच फील्ड पे हुआ था, जहाँ पे इससे पहले इंडिया एक भी मैच हारी नहीं थी। अगर हम बात करें इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 337 रन 8 विकेट पे बनाए, वही इंडिया 296 पे ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड की पहली पारी की बात करें तो शुरुआती झटकों यानी 5 रन पे 2 विकेट ऑलरेडी इंडिया ने गिरा दिए थे। उसके बाद जिस हिसाब से मिचेल ने बैटिंग की कमाल का प्रदर्शन किया, जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए उन्होंने ये स्कोर हासिल किया। अगर हम बात करें, अर्शदीप ने पहले ही ओवर में हेनरी निकोलस को गोल्डन डक पे आउट किया, जबकि हर्षित राणा ने दूसरे ओवर में डेवन कानवे को आउट करता गया और एक पूरी सीरीज में उन्होंने ही आउट किया। 5 रन पे 2 विकेट होने के बाद मिचेल और फिलिप्स का शानदार पार्टनरशिप यहाँ से मैच की दिशा बदल दी। डेलियल मिचेल ने जहाँ पे सेंचुरी मारी 108 रन का 108 गेंदों पे सेंचुरी मारी, और यह दूसरा सीरीज का दूसरा सेंचुरी था और भारत के खिलाफ चौथा सेंचुरी था। आप समझ सकते हैं कि मिचेल इंडिया के खिलाफ कितना बेहतरीन खेलते हैं। भारत के खिलाफ ये 5 पारियों में उन्होंने 4 शतक मारे। ग्लेन फिलिप्स का शतक जो था 83 रनों पे आया और उन्होंने भी अपने कैरियर का सेकंड सेंचुरी मारा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि 37 गेंदों पे उन्होंने एक भी चौका नहीं लगाया था, लेकिन उसके बाद तूफानी बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 83 गेंदों पे 100 रन बनाए। रिकॉर्ड पार्टनरशिप चौथे विकेट के लिए मिचेल और फिलिप्स का हुआ, जहां पे 219 रनों का जबरदस्त साझेदारी हुई, जो एक रिकॉर्ड पारी थी। यह पहली बार था जब भारत के खिलाफ ओडीआई में 2 न्यूजीलैंड बल्लेबाजों ने सेंचुरी मारी। मतलब आप समझ सकते हैं ये मैच में बहुत सारे रिकॉर्ड बनते गए। भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन की बात करें, हर्षित राणा ने जहां 3 विकेट लिए, वही अर्शदीप सिंह ने भी 3 विकेट लिए। कुलदीप यादव और बाकी जो स्पिनर थे वो उतने कारगर साबित नहीं हुए अगर कंपेयर किया जाए न्यूजीलैंड के बॉलरों से। 296 पे ऑल आउट हुई इंडिया, तो उसके पतन का कारण था इस शुरुआत ही बहुत ही स्लो ही। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, 337 का बचाव करते हुए भारत को 71 पे 4 का तक रोक दिया था। उसके बाद जो चीज़ें हुई वो आपके सामने थी। रोहित शर्मा 11 रन बना के आउट हुए। सुमन गिल 23 रनों पे काइस जेमिसन ने उन्हें आउट कर दिया। उसके बाद श्रेयस अय्यर 3 रन बनाते हैं और केएल राहुल 1 रन। उसके बाद विराट कोहली का शानदार सेंचुरी, ओडीआई का 54वां सेंचुरी उन्होंने बनाया और मैच को बनाया भी। कोहली ने 108 गेंदों पे 125 रन बनाए। जो ओडीआई चेज में उनका 29वां शतक था, मतलब 54 में 29 शतक चेज में, इसीलिए उनको चेज मास्टर बोला जाता है कोहली। अगर हम बाकी खिलाड़ियों की बात करें, 29 शतकों में से केवल 5वीं बार था जब वे हारे, मतलब 24 टाइम इंडिया जीती थी। कोहली के साथ युवा सीम बॉलिंग ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा ने पहला ओडीआई अर्धशतक बनाया। अंतिम ओवर की अगर हम बात करें, जहां मैच का रुख बदला, वहां पे अगर हम बात करें तो 46 ओवर में कोहली ने लगातार 2 चौके मारे और समीकरण को 28 गेंद पे 48 तक ला दिया। लेकिन 2 गेंदों में वे लॉन्ग ऑफ पर डेरियल मिचेल को कैच दे बैठे। 2 गेंद बाद ही ग्लेन फिलिप्स ने स्टंप पर थ्रो मारकर कुलदीप यादव को आउट कर दिया और भारत को 296 रन पे ऑल आउट होना पड़ा। अगर हम बात करें कुछ और तथ्यों की, ऐतिहासिक उपलब्धियों की, तो न्यूजीलैंड ने 2024 में भारत में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीतने के 1 साल बाद भारत में अपनी पहली ओडीआई सीरीज जीती। इससे पहले न्यूजीलैंड ये सीरीज नहीं जीता था। चोटों से गंभीर रूप से कमजोर स्क्वाड के साथ आकर उन्होंने 1-0 से पीछे रहने के बाद 2-1 से जीत हासिल की, जो कि काबिल तारीफ है। उन्होंने भारत को उन 14 घरेलू ओडीआई में पहली हार दी जहां भारत ने टॉस जीता था। यह न्यूजीलैंड के लिए यादगार जीत थी, खासकर मिचेल ने लगातार सेंचुरी मारी। और अगर देखा जाए टॉप में, तो मिचेल सेकंड पोजीशन, पहले पे कोहली है, दूसरे पे मिचेल और तीसरे पे रोहित शर्मा है। ये अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए थोड़ा सा अगर निराशाजनक प्रदर्शन की बात करें तो ये थोड़ा निराशाजनक था, क्योंकि इतना अच्छी पिच खेल रही थी। आप 50 के आसपास 53 पे 3 विकेट आपने गिरा दिया था। उसके बाद जिस हिसाब से मिचेल और
फिलिप्स ने पार्टनरशिप किया, वो कमाल था, 219 रन का। वहाँ पे आपको वरुण चक्रवर्ती, बुमराह इस टाइप के बॉलर की ज़रूरत थी जो कि विकेट निकाल सके, और यहाँ पे वो कमी कहीं न कहीं खली। हर्षित राणा ने स्टार्टिंग अच्छा किया, लेकिन काफ़ी महँगे साबित हुए। और अगर हम बात करें, सिराज ने बहुत ही किफ़ायती बॉलिंग की, लेकिन जिस हिसाब की सक्सेस की दरकार उनकी साइड से होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई। कुलदीप यादव यहाँ पे थोड़े भी प्रभावशाली नहीं नज़र आए। जडेजा का भी वही सेम सिचुएशन था। नीतीश रेड्डी भी कुछ कमाल नहीं कर पाए। ओवरऑल देखा जाए तो अगर ये बॉलिंग अच्छी रहती, बॉलिंग यूनिट का परफॉर्मेंस अच्छा रहता, तो ये मैच इंडिया जीत सकती थी, क्योंकि आपने स्टार्ट अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाया। और ऊपर से अगर हम बात करें, ये जो एवरेज स्कोर की अगर बात करते हैं, तो ये एवरेज स्कोर यहाँ पे इतना बनता ही, ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ा स्कोर बना दिया था। न्यूजीलैंड ने जो स्कोर खड़ा किया था वो बनता ही है वहाँ पे 300 के ऊपर ही एवरेज स्कोर। लेकिन जिस हिसाब से इंडिया ने स्टार्ट करा, 4 विकेट जल्दी गिरा दिए, उसके बाद कोहली या नीतीश रेड्डी, उसके बाद हर्षित राणा, ये दोनों ने जो पार्टनरशिप की, तो जाके इंडिया 296 पे पहुंचा। नहीं तो एक टाइम ऐसा लग रहा था कि इंडिया 250 पे ऑल आउट हो जाएगा, और जीत तो दूर की बात है। लेकिन जिस हिसाब से परफॉर्मेंस किया इंडियन टीम ने, ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा है। और स्पेशली जब विंटेज कोहली की हम बात करें, कमाल का परफॉर्मेंस। हाँ, कहीं ना कहीं गेम मिसिंग हो जाता है कि रोहित शर्मा अभी भी थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो भी कम बैक करेंगे, उनका भी परफॉर्मेंस डेफिनेटली आता है। आप समझिए, जब हम बात करते हैं कि यार विराट कोहली ने संन्यास लिया, और बहुत सारे लोगों ने ये किया, यार चलो ठीक है कोई बात नहीं, कर लिया। लेकिन आप सोचिए, विराट कोहली जैसा खिलाड़ी 3 मैचों में 2 सेंचुरी उन्होंने मार लिया। मतलब एक में 93 पे आउट हुए, दूसरे में भी उन्होंने 25-30 रन अच्छा बनाया, और उसमें 100 जो रन बनाया, काबिल तारीफ था। तो इस टाइप के खिलाड़ी अगर टेस्ट में भी होते तो इंडिया का परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर होता। उन्होंने टेस्ट में जो संन्यास किया वो थोड़ा सा खटकता है, और रोहित शर्मा भी वापस आएंगे और कमाल का परफॉर्मेंस देंगे। आई होप आज आपने मैच देखा होगा, जो कमियां हैं, जो टीम को थोड़ा एनालिसिस करनी चाहिए वो करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो बॉलिंग यूनिट है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है और सेटल नहीं हो पा रही है। आपके पास अभी भी ऑप्शन है मोहम्मद शमी को लाने का, और जो परफॉर्मेंस मोहम्मद शमी देते हैं, जो विकेट टेकर एबिलिटी है उनके पास, वो शायद दूसरे खिलाड़ियों के पास नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें कि अगर अगर रोहित शर्मा या श्रेयस अय्यर या और केएल राहुल में से कोई एक बल्लेबाज रुका होता तो शायद इंडिया जीत सकता था। या चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।